इंसानी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन इस बार कोई सुनामी, भूकंप या एस्टेरॉइड से नहीं, बल्कि गॉड से इस दुनिया को खत्म कर देना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे पावरफुल गॉड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गॉड शिव, ओडिन और जूस। ये सभी आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि वो इंसानी दुनिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि इंसानों ने बीतते समय के अनुसार कुछ भी अच्छा किया नहीं है। वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो लगातार ब्रूटल होते जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे असेंबली में कोई और आता है और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वेलकरी होती है, जिसका नाम होता है ब्रुनहिल्ड। ब्रुनहिल्ड वहां पे आते ही कहती है आप इंसानी दुनिया को इतनी आसानी से नहीं खत्म कर सकते हैं, और वो सबके सामने एक प्रस्ताव रखती है रैग्नारॉक का। रैग्नारॉक बेसिकली वन ऑन वन बैटल होती है, इंसानों की देवताओं से लड़ाई। इतना सुनते ही सभी देवता हंसने लगते हैं और रैग्नारॉक की मंजूरी देते हैं, और फिर कहते हैं अब इस खेल में मजा आएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुच्छ से इंसान हमें हरा सकते हैं? आखिर हम गॉड्स हैं, तुच्छ से मानो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि वेलकरी ह्यूमन का साथ दे रही होती है, इसीलिए गॉड ज्यूस उसे ही ह्यूमन का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। वेलकरी टॉप 11 सबसे पावरफुल ह्यूमंस के बारे में पता करने लगती है, और अब रैग्नारॉक का समय आ चुका है, जहां हम देखते हैं कि पूरी अरीना के गॉड्स और इंसान वहां पे भरे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे हेमडाल आ जाता है, जो कि पूरी एरिना को होस्ट करने वाला होता है। इसकी बहुत ही ज्यादा भौकाली एंट्री होती है और कहता है पहले युद्ध में देवताओं की तरफ से आ रहे हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर। और थॉर वहां पे अपनी एंट्री लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, और सभी लोग उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी हेमडाल कहता है कि इंसानों की तरफ से जो सबसे पहले मरने के लिए आ रहा है वो और कोई नहीं, वो है लूबू, जो कि चाइना का सबसे पावरफुल योद्धा है, जिसकी एंट्री बहुत ही ज्यादा खास होती है। और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पे लाल कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, जिसको देख करके गॉड शिवा, बाकी गॉड शॉक रह जाते हैं और कहते हैं ऐसा इंसान हम पहली बार देख रहे हैं। और उसकी एंट्री होते ही हम देखते हैं कि सारे इंसान उसकी तरफ से चिल्लाने लगते हैं, सभी लोग उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं लोगों के आदमी यहाँ तक कि रोने लगते हैं और कहते हैं फाइनली हमारे महाराज आज किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं लोबो को, जिसका स्पेयर उसके हाथ में आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी नजर से थॉर को देखता है। तभी हेमडाल कहता है तो फाइनली अब ये फाइट शुरू होती है, और वो अपना भोपू बजाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं थॉर और लूबो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिनका ऑरा दोनों को दूर से फील हो रहा होता है। और लूबो अपने पहले ही अटैक से थॉर को काफी ज्यादा पीछे कर दे रहा होता है, थॉर के पीछे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन थॉर बड़ी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसको देख करके सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिरकार इस लड़के में कुछ तो अजीब बात है। तभी हम देखते हैं गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर अपनी बिजली कड़काना स्टार्ट करता है और बड़े से खतरनाक पोज को बनाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसने लास्ट बार ये पोज बहुत बड़े युद्ध में अपनाया था। फिर हमें एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे जाइंट एसगार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं और पूरे एसगार्ड को तहस नहस करने लग जाते हैं। अंदर से निकलता है थॉर, जिसके हथौड़े से बिजली कड़क रही होती है, और कुछ देर के लिए वहां पे गहरा सन्नाटा छा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं थॉर के हथौड़े से लावा गिर रहा होता है और उसने सभी जायंट्स को मार दिया होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं थॉर ने वही पोज एक बार फिर से बनाया होता है, जिसको देखकर ज्यूस कहते हैं फाइनली ये समय आ गया। और थॉर बड़ी तेज से वहां पे अटैक करता है, जो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको देख करके सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं लोबो को, जो कि वहां पे बच गया था, उसने अपने स्पेयर की मदद से उस अटैक को डॉज कर लिया था, और उल्टा उसने थॉर के ऊपर भी एक अटैक कर दिया था, जिससे थॉर के ब्लड निकलने लगता है और वो बहुत तेज तेज हंसने लगता है और कहता है फाइनली मुझे गॉड से लड़ने का मौका मिला, सिर्फ गॉड्स ही हैं जो मुझे हरा सकते हैं। और वो फिर से उसको चेतावनी देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लोबू को, जो कि पूरी तरह से खून से सना होता है, और हम देखते हैं वो बचपन में ही बड़े बड़े भेड़ियों को मार दे रहा होता है, और धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होता है वो सभी लोगों को मारने लगता है जो कोई भी उसके रास्ते में आया, भले ही वो इंसान हो, जानवर हो या कोई किंगडम, उसने उन सभी को मार दिया। और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता गया, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि इस धरती पे अब कोई नहीं बचा है जो उसे हरा सके, इसीलिए वो अकेला भी पड़ गया। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो सुसाइड कर लेगा, और वो राजा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे फांसी दे दी जाए, क्योंकि अब इस धरती पे कोई नहीं है जो उसे हरा पाएगा, इसीलिए उसने मरना ज्यादा बेहतर समझा। फिर प्रेजेंट टाइम में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूबू का वेपन थॉर के वेपन को टक्कर दे रहा होता है। ये देख करके ज्यूस कहते हैं
कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार इंसानी दुनिया के वेपन हमारी वेपन का सामना कैसे कर पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल करती है। जहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वेलकरी टोटल 13 हैं। 13 की 13 वेलकरी के पास अलग अलग स्पेशल एबिलिटी है। जहाँ पे उसने हेल्प मांगी थी अपनी बहनों से कि वो उसका स्पेयर बन जाए लूबू का, जिसकी वजह से जो स्पेयर अभी लूबू के हाथ में है वो एक्चुअली में कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, बल्कि वो खुद एक वेलकरी है जिसने एक स्पेयर की फॉर्म ले रखी है। इसीलिए वो अनडिस्ट्रॉयबल है। और जिस वेपन की उस वेलकरी ने फॉर्म ली है वो और कोई नहीं बल्कि एक डेमीगॉड का वेपन है, क्योंकि एक वेलकरी खुद डेमीगॉड होती है। हम देखते हैं लूबू को, जिसने थॉर के ग्लव्स को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है और जिसकी वजह से वहां पे बहुत तेज से धमाका होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि थॉर का वेपन आग उगलने वाला है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि थॉर को उसे पकड़ने के लिए ग्लव्स का यूज करना पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं सभी ह्यूमंस बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं गॉड ज्यूस को, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली इतने हजारों सालों बाद मुझे इस फाइट में मजा आ रहा है। थॉर चलो उसे दिखा दो, आखिरकार तुम हो कौन। और तभी हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को, जो कि ये देख करके शौक थी। और हमें दिखाया जाता है थॉर के वेपन को, जिसके अंदर से आग निकल रही होती है, मानो वो धड़क रहा हो। जिसको देख करके सभी लोग शौक थे कि कहीं से धड़कन की आवाज आ रही थी और ये कहीं से और से नहीं बल्कि ये थॉर का वेपन था जो कि धड़क रहा होता है। और इधर हम देखते हैं थॉर को, जो कि अपने वेपन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और कहता है फाइनली इतने हजारों साल बाद तुम जग गए। अब समय आ चुका है दिखाने का कि आखिरकार तुम हो कौन। और हम देखते हैं उसका वेपन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसको देख करके ब्रुनहिल्ड डर गई थी। और इधर हम देखते हैं गॉड ज्यूस को, जो कि बताते हैं कि थॉर उन ग्लव्स को इसलिए नहीं पहनता है कि थॉर अपने हाथों को उसकी आग से बचा सके, बल्कि वो उन ग्लव्स को इसलिए पहनता है कहीं वो ज्यादा ताकत लगा करके उस हैमर को ही ना तोड़ दे। और हम देखते हैं थॉर को, जो कि अपने उस ग्लव्स को नीचे फेंक देता है, जिससे वहां पे गड्ढा हो जाता है। और एक बार फिर से वो अपने हैमर को व्हील करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। और हम देखते हैं वो उस हैमर को लूबू की तरफ फेंकता है, लेकिन लूबू बड़ी इजीली उस हैमर को डॉज कर लेता है और एक बार फिर से थॉर की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं थॉर का हैमर एक बार फिर से वहां पे वापस आ गया था, लेकिन लूबू अपने वेपन की मदद से उस अटैक से बच जाता है। और वो फिर से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पावरफुल फाइट होती है, जिसको देख करके सभी के सभी गॉड्स बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे थे, क्योंकि उनकी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सारे ह्यूमंस देख करके कांप रहे थे। तभी अचानक से कुछ होता है जिसको देखकर सब लोग शॉक थे और देखते हैं लूबू ने एक बार फिर से थॉर की डायरेक्ट हिट को अपने हाथों से रोक लिया था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, लूबू वहीं पे खड़ा था और हमें पता चलता है कि लूबू के दोनों पैर टूट चुके हैं थॉर के अटैक से और अब वो खड़ा नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली अब वो फाइट में नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं लूबू का घोड़ा वहां पे आ जाता है और उसके पैरों को चाटने लगता है, मानो वो कह रहा हो मास्टर अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे रहते हुए आप ये फाइट नहीं हार सकते। थॉर ये देख करके शौक था और सभी ह्यूमंस ये देख करके शौक थे और कहते हैं मास्टर आप जीत सकते हैं। और सभी लोग उनका प्रोत्साहन बढ़ाने लगते हैं। तभी गॉड शिवा कहते हैं देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि ह्यूमंस दिन पर दिन ब्रूटल होते जा रहे हैं। उसकी हालत तो देखो, वो ढंग से खड़ा नहीं हो सकता और इंसान कह रहे हैं उससे लड़ने के लिए, जरा देखो इसीलिए मैं अब इंसानी दुनिया को खत्म कर देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं लोगों को, जो कि एक बार फिर से उठ खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और वो फिर से घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, जिसको देख करके थॉर बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है, मानो अब वो उसे कच्चा खा जाना चाहता हो। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं लूबू को, जो कि बताता है कि जब वो अकेला हो गया था तब उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी टेक्निक का यूज करेगा, एक ऐसी टेक्निक बनाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। और वो अपने स्पेयर से एक ऐसी टेक्निक बनाने लगता है और उसने हजारों सालों तक उस टेक्निक की प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उसने उस टेक्निक को इतना ज्यादा फाइन कर दिया था कि अब वो आसमान तक को उस टेक्निक से काट पा रहा होता है। इसीलिए वो उस टेक्निक को नाम देता है स्काई स्लेशर। लेकिन उसे दुख भी था और वो जानता था कि वो इस टेक्निक का यूज कोई भी ह्यूमन पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता है। लेकिन आज वो मौका आ चुका था जब वो उस टेक्निक का यूज करने वाला होता है और फाइनली एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ता है पूरी ताकत से अपनी टेक्निक का यूज करने के लिए। और फाइनली लूबू उस टेक्निक को परफॉर्म करता है और हम देखते हैं कि लूबू का एक हाथ पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो जाकर के नीचे गिर पड़ा है। और फाइनली हम देखते हैं लूबू को, जो कि पूरी तरह से सहम चुका था और वो कहता है फाइनली मैंने इस फाइट में अपना सब कुछ दे दिया, जो कुछ मेरे पास था। अब मैं चैन से मर सकता हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं गॉड्स का सामना नहीं कर सकता हूँ।
और वो अब मरने के लिए तैयार था। और एक बार फिर से अपने टूटे हुए हाथ से वो वहां आगे बढ़ता है और थॉर एक ही अटैक से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और हमें पता चलता है कि थॉर ने जब लुबू के ऊपर अटैक किया था तो उसका वेपन बीच में आ गया था, जिसकी वजह से वो वेपन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब ये था कि जिस वेलकरी ने उस वेपन की फॉर्म ली थी वो भी पूरी तरह से मारी गई। और इधर हेमडाल कहता है पहला मैच गॉड जीत गए हैं, अब ह्यूमंस जल्दी ही मरने वाले हैं। और गॉड ज्यूस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और कहते हैं फाइनली इतने हजारों सालों बाद मुझे मौका मिला है इस फाइट को देखने का। और इधर हम देखते हैं गॉड शिवा भी कहते हैं मेरी नसों में खून दौड़ रहा है, मुझे भी लड़ना है, अगली बार मैं जाऊंगा। जबकि ब्रुनहिल्ड गुस्से से सभी को देख रही हो, मानो अगली बार जिस योद्धा को लाने वाली है वो उन सभी को मार देगा। वो कहती है मैं इसमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। देवता बेरहम हो चुके हैं, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया उसको मारने से पहले, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को जो कि कहती है इस बार मैंने जिस कंटेस्टेंट को चुना है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो सभी गॉड से नफरत करता है, पक्का ये वाला मैच हम जीतेंगे। और फिर से अगला समय स्टार्ट होता है। हम देखते हैं इंसानों की तरफ से अगला कंटेस्टेंट आता है, वो और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट ह्यूमन यानी कि एडम होता है। एडम के वहां आते ही पूरी पब्लिक उसका सपोर्ट करने लगती है। तभी हेमडॉल कहता है तो इस बार देवताओं की तरफ से है और कोई नहीं बल्कि इंडियन गॉड गॉड शिवा। और वो इशारा करता है लेकिन उधर से कोई नहीं आता है। तो वो पता करता है और वो कहता है 1 मिनट, क्या लिस्ट में बदलाव हुआ है? लगता है इस बार कोई और आ रहा है। और हम देखते हैं तभी वहां पे गाना बजने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुरीला होता है। और इस बार और कोई नहीं बल्कि ग्रीक गॉड ज्यूस आते हैं और वो लिटरली डांस कर रहे होते हैं। तभी हिमडल कहता है तो इस बार देवताओं की तरफ से लड़ेंगे गॉड फादर ऑफ द यूनिवर्स गॉड ज्यूस। और वो उनका सपोर्ट करने लगते हैं। और हम देखते हैं ज्यूस जब डांस कर रहे होते हैं तभी अचानक से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी को बना लेते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल बॉडी को डेवलप कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे हम देखते हैं गॉड शिवा को जो कि कहते हैं फाइनली मेरा नंबर आ चुका है, पता नहीं कितने सालों से मैंने लड़ाई नहीं की है। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, लेकिन तभी ज्यूस उनके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं इस बार मैं जाऊंगा। लेकिन तभी गॉड शिवा कहते हैं अरे नहीं नहीं आप बात को जाइएगा। लेकिन गॉड ज्यूस कहते हैं नहीं इस बार मैं जाऊंगा। तो गॉड शिवा गुस्सा होते हुए कहते हैं बुढ़ऊ तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैंने कहा ना ये मेरी बारी है। लेकिन ज्यूस उनका कंधा दबा देते हैं जिसकी वजह से गॉड शिवा नीचे हो जाते हैं। तो गॉड शिवा उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तो तू लड़ना चाहता है ना, अभी मैं तेरा अंतिम समय यहीं पे कर देता हूँ, तू वहां जाके क्या लड़ेगा। और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी गॉड शिवा कहते हैं ठीक है, तुम बुढ़े हो बस इसलिए जाने दे रहा हूँ, याद रखना ये कर्ज तुम्हारा मेरे ऊपर उधार रहेगा। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं गॉड ज्यूस को जो कि फुली ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं और चारों तरफ से उनकी सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं तो एडम क्या तुम्हारी तरफ से कोई वेलकरी नहीं आएगी, क्या तुम खिलौनों का यूज नहीं करोगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मर जाओ। तभी हम देखते हैं आसमान से एक वेलकरी आती है और वो उसके पास आते ही कहती है तो आखिरकार तुम किस तरह का वेपन चाहते हो। और हम देखते हैं एडम को जो कि एक नग बोल्ट को बनाता है और अपने हाथ में पहन लेता है और कहता है इससे मैं आपका जबड़ा बड़ी आसानी से तोड़ सकूंगा, तो क्या आप कोई वेपन चूज नहीं करेंगे? लेकिन गॉडज्यूस कहते हैं तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और गॉडज्यूस उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं बड़ी आसानी से वो उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो गॉडज्यूस उसके ऊपर अपनी मल्टीपल पंचेस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके बाद वो उसके ऊपर एक्स टेक्निक का भी यूज करते हैं। लेकिन हम देखते हैं एडम को जो कि अपने रिफ्लेक्शन आई का यूज करके वहां से बच जाता है। और फिर हम देखते हैं वो उन सभी टेक्निक का यूज करने लगता है जिन टेक्निक का गॉड ज्यूस ने यूज किया था, और वो उन सारी टेक्निक का यूज गॉड ज्यूस के ऊपर ही कर देता है, जिससे गॉड ज्यूस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। ये देख करके सभी देवता शॉक थे और कहते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है। इधर हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को जो कि बताती है कि एडम को गॉड का रिफ्लेक्शन ही कहा जाता है क्योंकि गॉड ने खुद उनको अपने हाथों से बनाया था और उसके पास ऐसी आइज हैं जो किसी भी मूव्स को कॉपी कर सकती है। और हम देखते हैं गॉड ज्यूस अपनी नई टेक्निक का यूज करते हैं जिसको देख करके गॉड एरिस कहते हैं तो वो इस टेक्निक का यूज करने वाले हैं, मतलब उनका ओपोनेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है, जरूर वो इस बार मारा जाएगा। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं एडम अपनी रिफ्लेक्शन आई की मदद से उस अटैक से बच जाता है बड़ी इजीली और तुरंत ही उस अटैक को गॉड ज्यूस के ऊपर यूज करता है, जिससे गॉड ज्यूस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में एक बार फिर खड़े होते हैं और फिर से अपनी बॉडी को काफी ज्यादा बड़ा कर लेते हैं और कहते हैं फाइनली अब मैं अपना पावरफुल अटैक यूज करूंगा। और वो अपनी सारी पावर अपने हाथ में भरने लगते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जब गॉड ज्यूस अपने फादर यानी क्रोनोस से फाइट कर रहे होते हैं
तो उनके फादर ने उसके ऊपर ये अटैक यूज किया होता है। वो अटैक टाइम और स्पेस के बाहर है और हमें पता चलता है कि क्रोनोस ने जो गॉड ज्यूस के ऊपर अटैक किया था वो अटैक गॉड ज्यूस देख भी नहीं पा रहे होते हैं और उसी अटैक को उसने अपने फादर से सीखा होता है। आज उसी अटैक को परफॉर्म करते हैं जिससे आसपास का सारा समय रुक जाता है और वो एक बार फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं अगले ही पल गॉड ज्यूस के ऊपर एक पंच पड़ता है जिससे गॉड ज्यूस नॉकआउट हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि एडम ने उस मूव को भी कॉपी कर लिया होता है। और जब समय नॉर्मल होता है तो गॉड, एरीज और हर्मिस देख करके शॉक थे कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार अगले ही पल मैंने देखा कि गॉड जो जमीन पे पड़े थे, आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। और गॉड एरीज के पैर कांप रहे होते हैं और कहते हैं आखिरकार ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, मैं गॉड को छू भी नहीं पाता हूँ और इस लड़के ने मेरे देवता यानी गॉड ज्यूस जैसे फादर को एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और गॉडेस और गॉड शिवा कहते हैं बुढ़ऊ आखिरकार तुझे हुआ क्या है, अगर तू नहीं लड़ पाता था तो मुझे ही जाने देता, साले बुढ़े। फिर पास्ट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एडम को जो कि मस्त अपनी चिल लाइफ जी रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ईव को जो कि एक अदालत में खड़ी होती है और एक सरपेंट कहता है तू इसी के लायक है, मैंने तुझे फंसाया है पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस सरपेंट ने उनको फंसा दिया होता है झूठे इल्जाम में नॉलेज ऑफ ट्री के एप्पल को खाने के लिए। और सीन पास्ट का शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो सरपेंट उसको छेड़ रहा था, वो एक्चुअली में उसे अपना बनाना चाह रहा होता है क्योंकि ईव जैसी खूबसूरत लड़की आज तक कभी उसने नहीं देखी होती है। लेकिन ईव एडम के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है इसीलिए वो वहां से उसे मार करके भाग जाती है। इसीलिए अब वो सरपेंट इस चीज का बदला ले रहा होता है क्योंकि उस सभा में सिर्फ गॉड प्रेजेंट थे, इसीलिए गॉड ईव के खिलाफ ही फैसला लेते हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं हेवन से। लेकिन तभी हम देखते हैं एडम वहां पे आता है बहुत सारे नॉलेज ट्री के एप्पल को लेकर के और एक एक करके उन सभी को खा करके फेंकता रहता है और कहता है तो क्या आप तुम लोग मुझे भी बाहर निकाल दोगे। तभी उस सरपंच कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तभी ईव जल्दी से जा करके उसके गले लग जाती है और एडम कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये देख करके वो सरपंच पागल हो जाता है और कहता है मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा और वो अपनी बीस्ट फॉर्म अनलॉक करता है। लेकिन एडम अपनी रिफ्लेक्शन आइज की मदद से तुरंत ही उसी के अटैक को उसके ऊपर लगा देता है जिससे वो तुरंत ही मारा जाता है, जिसके बाद से एडम और ईव दोनों धरती पर रहने लगे। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं उस अरीना में ईव और उसके दो बच्चे भी होते हैं जहाँ पे वो कह रहे होते हैं फादर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन इधर हम देखते हैं एरिस को जो कि कहता है आखिरकार मेरे फादर इतनी जल्दी नॉकआउट नहीं हो सकते हैं। और हम देखते हैं ज्यूस को जो कि एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं, अपनी गर्दन को सही करते हैं और कहते हैं मैं तुम पे जबरदस्ती नहीं करना चाहता था लेकिन फाइनली अब मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं सोच रहा था तुम्हें आसान मौत दूं लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। और वो तुरंत ही अपनी बॉडी को तोड़ फोड़ करने लगते हैं, अपने सारे मांस को खींचने लगते हैं जिसको देख करके सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं आखिरकार वो अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाह रहे हैं। और हम देखते हैं उनकी बॉडी बुरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगती है और गॉड शिवा कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार ये बुढ़ऊ करना क्या चाह रहा है। तभी इधर हम देखते हैं ओडिन को जो कि वहां पे बैठे इस फाइट को देख रहे होते हैं और थॉर वहां पे आकर के उनके दोनों कौवों को ले लेता है और कहता है क्यों ना मैं तुम्हें खा जाऊं। लेकिन तभी ओडिन कहते हैं मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे का अगली बार से रूप मत लेना। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि लोकी था जिसने थॉर का रूप लिया होता है। और वो कहता है मैं इस फाइट को देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें गॉड ज्यूस भी हैं, मुझे देखना है आखिरकार गॉड ज्यूस कितने ज्यादा पावरफुल हैं, आखिरकार इनमें आज भी दम बचा है या फिर ये खोखले हो चुके हैं। और हम देखते हैं गॉड ज्यूस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं जिससे चारों तरफ धुआं फैल जा रहा होता है। लेकिन तभी एडम को कुछ एहसास होता है और वो अपने डिफेंस मोड में आ जाता है और हम देखते हैं गॉड ज्यूस की फाइनल फॉर्म को जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। जहाँ पे हमें पता चलता है उन्होंने अपनी बॉडी के सारे मसल्स को बहुत ही ज़्यादा सिकोड़ लिया होता है, इसीलिए अब उनका हर एक मसल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। और जैसे हर एक मसल में खुद का दिमाग हो और एक बार फिर से बहुत तेज़ी से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एडम भी बिल्कुल ऐसा करता है लेकिन गॉर्जियस उसको छू भी नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार उनके अंदर पूरी तरह से ब्रुटलिटी भर चुकी होती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड कर रहे होते हैं लेकिन गॉर्जियस उसके पंचेस से बड़ी मुश्किल से बच पा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि चारों तरफ तबाही हो जाती है और क्योंकि लगातार से वो अपनी आइस का यूज़ कर रहा होता है उनके अटैक से बचने के लिए, इसीलिए अब वो थक चुका होता है और हम देखते हैं उसकी आइस बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगती हैं जिसकी वजह से उसके नाक, कान और आँख से खून बहने लगता है जिसको देख करके कर्जिस कहते हैं लगता है तेरा समय आ चुका है,
लेकिन गॉड ज्यूस की भी छाती पूरी तरह से फट जाती है और जो पंचेस उन्होंने खाए थे वो उनकी सारी मसल्स को तोड़ करके फोड़ दे रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को जो कि कहती है ये अच्छी बात नहीं है। एडम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, अगर उसने फिर से अपनी पावर का यूज किया तो वो अंधा भी हो सकता है, वो इस फाइट में मारा जाएगा। और इधर हम देखते हैं गॉड एरीज को जो कि कहते हैं आखिरकार मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़ाई इतनी ज्यादा शानदार हो सकती है। इस फाइट को देख करके मेरी फाइनली आंखों को सुकून मिला। तभी हम देखते हैं इधर एडम को जिसकी आंख पे गॉड ज्यूस का एक ब्लड गिर जाता है और वो खून की एक बूंदी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एडम को अंधा कर देती है और अब एडम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और गॉड ज्यूस उसके ऊपर लगातार पंचेस बरसाए जा रहे होते हैं जिनको बस वो झेल रहा होता है। और इधर उसका बेटा एडम का बेटा कहता है प्लीज पापा बस वापस आ जाइए, बहुत हो गया, आपको किसी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। और इधर हम देखते हैं पूरी इंसानी दुनिया अब एडम के साथ थी और कहती है कोई बात नहीं, हम मारे जाएंगे लेकिन आप वापस आ जाइए, क्योंकि आखिरकार एडम उन सभी का पिता था, उसी से उन सभी का जन्म हुआ था। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं कि एडम गॉड ज्यूस के सर को पकड़ लेता है, उनके बालों को, और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इधर लोकी कहता है ओह, तो ये पंचेस इसलिए खा रहा था ताकि वो उसे पकड़ पाए, क्योंकि अब वो अंधा हो चुका था इसलिए। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को पकड़ करके लगातार पंचेस चलाए जा रहे होते हैं और काफी देर की फाइट के बाद हम देखते हैं गॉड ज्यूस जमीन पे नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं ओह फाइनली ये खत्म हुआ। तभी हेमडाल आता है और कहता है क्या आप हार मानते हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं एडम की तरफ जो कि वहीं पे सीधा खड़ा था, वो कुछ कर नहीं रहा होता है। तभी हेमडाल कहता है एक मिनट, एडम मारा जा चुका है। तभी गॉर्जियस कहते हैं तुमने इतनी देर लगा दी रियलाइज करने में, फाइट में ये बहुत पहले ही मारा गया था, बस इसके सेंसेस चल रहे थे इसीलिए वो अंधाधुंध पंचेस चल रहे थे। ये फाइट में बहुत पहले ही अपने आप को कुर्बान कर चुका था। वैसे मानना पड़ेगा अगर ये फाइट इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी की होती तो ये लड़का फाइट मुझसे जीत जाता। लेकिन अफसोस आखिरकार ये भले ही कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, भले ही भगवानों ने इसे खुद क्यों ना बनाया हो, ये मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि एडम की बॉडी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाती है और उसके साथ में वो वेलकरी जो कि उसका साथ दे रही होती है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और पूरी दुनिया की आंखों में यहाँ जासूस थे, वो एडम को लेकर के उदास थे। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रुनेल्ड को जो कि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वहां पे वो देखती है कि उसकी एक और बहन उससे मिलने के लिए आई होती है और वो भी उदास थी क्योंकि आज एक और वेलकरी मारी गई थी। वहीं पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसको गले लगा लेती है और कहती है एक और बहन हमारी मारी गई। जहाँ पे जो उसकी बड़ी बहन थी अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको कसके से गले लगा लेती है, कहती मैं इन देवताओं को नहीं छोड़ूंगी, और गुस्से से अपने दांत चबा रही होती है। वहीं पे जो छोटी बहन होती है कहती है ओह मैं तो भूल ही गई, सिर्फ यही मेरी ही बहन है जिसके अंदर दो पावर हैं, गुस्सा और प्यार। जबकि इधर ब्रुनेल्ड गुस्से से कुकीज को खा रही होती है और सोचती है आखिर मैं किसको ऐसे शख्स को ले जाऊं जो देवताओं तक को हरा पाए। तभी अचानक से एक हाथ वहां पे आता है और किसी को सेलेक्ट करता है और वो कहता है इस बार मैं जाऊंगा इंसानों की तरफ से। और हमें पता चलता है वो एक योद्धा यानी कि समुराई होता है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि उस समुराई के पास में टाइम को स्किप करने की पावर है। तभी ब्रुनहिल्ड को एक नजरिया आता है कि कहीं शायद यही हम लोगों को ये मैच जिता सकता है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अगले मैच में इसी समुराई को भेजेगी। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।